नमस्कार। आज हम SAP सिस्टम रिफ्रेश की प्रक्रिया पर थोड़े गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो इस पूरी प्रक्रिया को समझाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मकसद है प्रोडक्शन सिस्टम मतलब PRD जहां लाइव काम होता है उसका ताज़ा डेटा कॉपी करना है टेस्टिंग या डेवलपमेंट सिस्टम में, जैसे QoS जहां टेस्टिंग वगैरह होती है, ताकि ये सिस्टम्स अपडेटेड रहें, है ना। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट की मदद से इसे समझते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से सिस्टम कॉपी ही है, बस फर्क ये है कि टारगेट सिस्टम पहले से बना हुआ होता है। और दिलचस्प बात ये है कि SAP खुद कहता है कि इसे हर 3 महीने में करना चाहिए। हर 3 महीने में? हाँ, ताकि नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में डेटा फ्रेश रहे और टेस्टिंग के जो नतीजे हैं वो भरोसेमंद हो। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा खोलते हैं। डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो 3 मेन हिस्से हैं: प्री रिफ्रेश, रिफ्रेश और पोस्ट रिफ्रेश। तो प्री रिफ्रेश यानी तैयारी वाला फेज, इसमें क्या खास होता है? देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है बैकअप, सोर्स का भी और टारगेट का भी। दोनों सिस्टम का पूरा बैकअप लेना, इसके बिना तो आगे बढ़ना मतलब काफी रिस्की हो सकता है। हाँ, वो तो है। फिर टारगेट सिस्टम से जो मौजूदा यूजर, मास्टर और ऑथराइजेशन है उनको एक्सपोर्ट करना होता है। इसके लिए SCC8 ट्रांजैक्शन यूज होता है SAP यूजर प्रोफाइल के साथ। इससे रिफ्रेश के बाद टारगेट के यूजर्स को वापस ला सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने का भी जिक्र है, जैसे SCC4 क्लाइंट सेटिंग्स, SMLG लॉग ऑन ग्रुप्स, SM59 में RFC कनेक्शंस वगैरह के, और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज यानी TOC रिक्वेस्ट बनाने की बात भी है SE01 से। यहाँ एक सवाल आता है, ये TOC रिक्वेस्ट बाद में भी तो इंपोर्ट हो सकती है, रिफ्रेश से पहले रिलीज करने की इतनी जल्दी क्यों, ये इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर मतलब अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। ये TOC रिक्वेस्ट टारगेट सिस्टम की जो खास सेटिंग्स है ना, जैसे प्रिंटर्स, RFC कनेक्शंस, लॉजिकल सिस्टम वगैरह, उनका बैकअप लेती है। और सबसे जरूरी बात, इस रिक्वेस्ट को रिफ्रेश शुरू होने से पहले रिलीज करना ही करना है, अनिवार्य है, ये पहले करना है। हाँ, अगर ये चूक गए तो बाद में इसे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर घंटों बैठ के सब मैनुअल करो और सिस्टम में गड़बड़ियों की पूरी आशंका रहती है। ये छोटा सा स्टेप लगता है पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ गया, मतलब ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जिसे टाइम पर लगाना जरूरी है। इसके बाद आता है रिफ्रेश वाला फेज। डॉक्यूमेंट कहता है ये मूल रूप से डेटाबेस रेस्टोरेशन है। जैसे HANA स्टूडियो से सोर्स का बैकअप टारगेट पर रिस्टोर करना, यही असल में प्रोसेस का हार्ट है ना, जहाँ सारा डेटा ट्रांसफर होता है। हाँ। बिल्कुल, ये तो डेटाबेस टीम का मुख्य काम होता है। और इसमें सिस्टम के साइज के हिसाब से कई घंटे लग सकते हैं। लेकिन SAP एडमिन के लिए इसके बाद का जो फेज है पोस्ट रिफ्रेश, वो भी उतना ही क्रिटिकल है। इसमें सबसे पहले तो SAP लाइसेंस इंस्टॉल करना पड़ता है, S लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस तो चाहिए होगा। फिर बैच जॉब्स को संभालना बहुत जरूरी है। SM37 में जाकर जितनी भी रिलीज जॉब्स है उन्हें शेड्यूल्ड करना पड़ता है। क्यों? वरना क्या होगा, प्रोडक्शन की जॉब्स टेस्टिंग सिस्टम में चलने लगेंगी और वो गड़बड़ कर सकती है। अच्छा, हाँ, ये तो लॉजिकल है। और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम TMS कॉन्फ़िगरेशन का क्या, उसे भी दोबारा सेट करना पड़ता है? हाँ, SE06 इस्तेमाल करके TMS को फिर से कॉन्फ़िगर करना होता है। यहाँ एक सावधानी जरूरी है, अगर सोर्स और टारगेट सिस्टम का डोमेन कंट्रोलर एक ही है तो उसे डिलीट नहीं करना चाहिए, बस रिकॉन्फ़िगर करें। ठीक है। इसके अलावा जो प्री रिफ्रेश में यूजर मास्टर एक्सपोर्ट किया था उसे SCC7 से इंपोर्ट और पोस्ट प्रोसेस करना होता है। और हाँ, वो जो बहुत जरूरी TOC रिक्वेस्ट थी उसे भी इंपोर्ट करना इसी फेज का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट में एक और चीज पर काफी जोर दिया गया है, BDLS ट्रांजैक्शन चलाना। इसका क्या मतलब है, ये क्यों इतना जरूरी है? हाँ, BDLS बहुत जरूरी है। देखो, जब PRD का डेटा QoS में आता है तो QoS की कई टेबल्स में PRD सिस्टम का लॉजिकल नाम रह जाता है, जैसे मान लो PRD CLNT 850। तो BDLS ट्रांजैक्शन क्या करता है, वो इन सभी गलत रेफरेंस को ढूंढता है और उन्हें QoS के सही लॉजिकल नाम से बदल देता है, जैसे QoS CLNT 850। अच्छा, ये तो बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। अगर ये ना किया जाए तो सिस्टम के कई हिस्से, खासकर जो बाहरी सिस्टम से जुड़े इंटरफेस या वर्कफ्लो है, वो ठीक से काम ही नहीं करेंगे। ये एक तरह से मतलब
सिस्टम की आत्मा को ठीक करने जैसा है। इसके बिना कॉपी किया हुआ सिस्टम अधूरा है। सही बात है। और हाँ, साथ में RZ10 के जरिए सोर्स सिस्टम के प्रोफाइल हटाकर टारगेट के इंपोर्ट करना भी जरूरी है, ताकि सिस्टम सही पैरामीटर्स के साथ चले। तो कुल मिलाकर देखें तो SAP सिस्टम रिफ्रेश एक काफी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये प्रोडक्शन जैसा माहौल नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में बनाता है, जिससे टेस्टिंग और डेवलपमेंट काफी बेहतर हो जाता है। लेकिन जैसा डॉक्यूमेंट से साफ है, इसमें प्री और पोस्ट रिफ्रेश स्टेप्स में बहुत ध्यान देना पड़ता है, खासकर वो TOC रिलीज और BDLS जैसे काम। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकल कर आती है ना? क्या? कि ये पूरा डॉक्यूमेंट मैनुअल प्रोसेस बता रहा है और SAP कह रहा है कि इसे हर 3 महीने में करो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना जटिल और बार बार होने वाला काम है, इसमें ऑटोमेशन की कितनी गुंजाइश है, और अगर है तो उसे लागू करने में असल चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। शायद इस पर आगे और बात की जा